आप उन पे जुल्म दर जुल्म 50 साल से 71 से बॉम्बार्डमेंट जो शुरू हुई है तो आज तक तो लिमिट होती है। तो आई टोटली सपोर्ट बलोच इशू। मुझे बताएं दुनिया में एक हिस्ट्री में आर्मी जो अपने ही बंदों का कत्लेआम करे। बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सन इतने हैं, केपीके में मिसिंग पर्सन इतने हैं, क्वाटा में हैं, सिंध में हैं, कंगले हो गए, इनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, भीखे नहीं मिल रही। अब इनको पता चलेगा, बहुत कम अरसा रह गया इनके पास। दुनिया कब तक खामोश रहेगी ये आप देखिएगा। चाइना के 50 से ज्यादा मारे गए, इंडियनों ने भी फिर भरपूर जवाब दिया इस अचानक हमले का, भाग गए। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऑर्डर्स को फॉलो करती है। हमारी आर्मी तो बेगैरत है। हमारी आर्मी को हम सपोर्ट करेंगे जिसने हमारे अपने भाइयों को मारा है। बांग्लादेश का जेनोसाइड आपको याद होगा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्मी का चीफ शुरता बना हुआ है शेख मोहम्मद का। इस फौज की मैं इज्जत करूं? अरे लानत भेजता हूं मैं इस फौज पे। होती तो पाकिस्तान एक जन्नत होता। पाक फौज के होने से कुछ नहीं हुआ। हमने 55% पाकिस्तान इसी पाक फौज के होते हुए खो दिया। हमने पाक फौज ने हमारे लिए क्या किया है? पाक फौज ने अफगान वार के जरिए ड्रग्स और हथियारों का अंबार लगा दिया कराची में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अंडर गारमेंट्स वाले मास्क भेज दिए, और चूंकि चाइना मालिक ने भेजे थे तो फौज ने कहा बहनों इसको रखने की जगह नहीं, दुनिया में अब खरीदार नहीं है चाइना का। चाइना के सामान के खरीदार नहीं, उनकी इकोनॉमी का बाजा बच गया है, उनका बेड़ा गर्क हो गया। घर घर में इंडस्ट्री है, वो सब बंद पड़ी है क्योंकि माल रखने की जगह नहीं है। हाँ, एक मोहल्ले की जो बाई नहीं होती, जो मासी होती है, जो सबके घर में जाके लड़ाती है, सब कुछ करती है, एक हर मोहल्ले में एक पुरानी बूढ़ी होती है, वो पाकिस्तान है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया से हम तो लड़ नहीं सकते, हमारी तो इतनी औकात नहीं है तो हम इंडिया से कुछ करें। सर मुझे ये बताइए, अभी आपने मेरे पास नाम भी लिखा हुआ है, नवाबजादा मेहर बलोच का आपने इंटरव्यू किया है, am I right? तो सर क्या महसूस किया, क्या बात हुई आपकी? वैसे तो खैर मैंने देखा था, लेकिन आप फिर भी बताइए कि आपने क्यों सोचा कि उनका इंटरव्यू बनाना चाहिए और बलूचिस्तान की बात होनी चाहिए। यहाँ तो बहुत कम हम बलूचिस्तान पे बात करते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो बलूचिस्तान पर आप बात ही नहीं कर सकते। और मुझे कोई एक, इतने बड़े बड़े एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कोई एक बता दें जिसने बलूचिस्तान का दौरा किया हो, जिसने किसी मामले पे मिसिंग पर्सन। हाँ, कश्मीर पे बात कर सकते हैं आप वहां पे। असल मसला कि मैं मेहरान के पास क्यों गया था, तो भाई मेहरान बलोच मैंने 2001 में मैं जब यूएन में गया ना, तो मैंने देखा कि एक यंग लड़का ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में तकरीर कर रहा था बलोच इशू पे। मैंने कहा ये कौन है? तो मुझे बताया गया कि ये मेहरान बलोच हैं, नवाब खैरबख्श मरी के साहबजादे। मैंने उनको 15 साल स्ट्रगल करते हुए देखा है। मैंने बड़े बड़े सरदारों को और उनके बच्चों को देखा है, उनका लाइफ स्टाइल देखा है, लेकिन मेहरान के अंदर मैंने वो सरदारों वाली बात कभी देखी नहीं। एक साधारण आदमी जो अपनी जिंदगी में बेहतरीन तरीके से रहता है, लेकिन जहां कौम के कॉज के लिए जाता था, जैसे हम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म अटेंड करने गए थे साउथ अफ्रीका, तो वहां पे वो चाहते तो 5 स्टार होटल में रह सकते थे, लेकिन बिल्कुल वर्कर्स की तरह उन्होंने बलोच इश्यू को वो किया। और मैंने 15 साल देखा कि मेहरान हैज डन ए वंडरफुल जॉब टू ब्रिंग द अवेयरनेस अबाउट बलोच इश्यू, जिसके बारे में जैसे पाकिस्तान में कोई नहीं बोलता था, ऐसे दुनिया में कोई नहीं बोलता था। मैंने मेहरान से जैसे पूछा कि बलोचिस्तान का इश्यू क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों की समझ में एक बात नहीं आती कि मकबूजा, ऑक्यूपाइड इज समथिंग, बाकी सब इश्यू एक्सप्लॉयटेशन वगैरह छोड़े। बोला हम कब्जा क्या हुआ जगह है। तो 11 आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आजाद हो गया था, और पाकिस्तान फौज ने 1948 में लश्करकशी करके खान ऑफ कल्लात, जो कि नुमाइंदा थे पूरे बलोच कबाइल के, उनसे जबरदस्ती साइन कराई गई थी। तो मैं बलोच इशू को सपोर्ट करता हूँ, बलोच स्ट्रगल को सपोर्ट करता हूँ। आप उन पे जुल्म दर जुल्म 50 साल से 71 से बॉम्बार्डमेंट जो शुरू हुई है तो आज तक तो लिमिट होती है। तो आई टोटली सपोर्ट बलोच इशू। ये आप देखें कि इस्लामाबाद और कराची के प्रेस क्लब के बाहर कई सालों से मिसिंग पर्सन की फैमिली, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मुजाहरा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सब फैक्ट तो नहीं है। किसी का बच्चा बिछड़ा है, उससे
आपको मेरा एक मिसाल है, भाई गायब हो जाता है, दूसरे दिन उसकी लाश मिल जाती है, मुझे कम से कम ये सुकून तो हो जाता है कि वो मर गया है। ये तो बेचारों को पता ही नहीं है, वो तो एक झूठी आस में बैठे हुए हैं सालों से कि भाई हमारा बच्चा आ जाएगा एक दिन वापस, और फिर कहीं से मशकशुदा लाश मिलती है। जैसे कि कराची के एक हैं आसिफ पाशा, 18 महीने पहले उनको कराची से उनके घर से ISI वाले गिरफ्तार करके ले गए, लेकिन गिरफ्तारी डिक्लेयर नहीं की। मिसिंग पर्सन, ठीक है, मिसिंग पर्सन 18 महीने से थे, परसों कराची में 3-4 दिन पहले उसकी लाश मिलती है। आसिफ पाशा मैं जानता हूं, मैं उनसे मिला हूं। कराची में एक शरीफ आदमी, एक सिर्फ इसलिए कि उसके नजरियात आपसे नहीं मिलते, या सिर्फ इसलिए कि वो आपके डिक्टेशन पे नहीं चलने को तैयार। किसके डिक्टेशन पे? उन वर्दी वालों पे जिनको हम तनख्वाह देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुबह से शाम माँ बहन एक करते हैं, जिन्होंने बलात्कार पे बलात्कार किया इस कॉन्स्टिट्यूशन का, उनसे हम डिक्टेशन लें। जिस दिन इस पाकिस्तान में इंसानों की हुकूमत आ जाएगी, महज़ीब हुकूमत आ जाएगी, ये बाजवे सारे वर्दी वालों को लटकाया जाएगा अदालतों के जरिए। इन लोगों ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हैं, पाकिस्तानियों को मारे हैं। मुझे बताएं दुनिया में एक हिस्ट्री में आर्मी जो अपने ही बंदों का कत्लेआम करे। बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सन इतने हैं, KPK में मिसिंग पर्सन इतने हैं, क्वाटा में है, सिंध में है, अर्बन सिंध में है, कहां नहीं है? क्यों भाई? आपको हम तनख्वाह देते हैं, जाएं इंडिया से लड़ें और आजाद कराएं कश्मीर को, इसके लिए वो आपसे नहीं होता। वहां पे 93,000 पतलूने लटका के आ जाते हो और हमारे ठेकेदार बनते हैं। तो इन फौजियों को तो हम निपटना जानते हैं। कब तक चलेगा ये मामला? नहीं चलने वाला। ज्यादा कंगले हो गए, इनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, भीखे नहीं मिल रही। अब इनको पता चलेगा, बहुत कम अरसा रह गया इनके पास। दुनिया कब तक खामोश रहेगी, ये आप देखिएगा। इंडिया की आर्मी कोई अस्करी सीमेंट नहीं चलाती, कोई शादी हॉल नहीं चलाती, कोई जमीनों पे कब्जे नहीं करती, कोई DHA नहीं बनाती, कोई बहरिया टाउन बना के एक दुनिया के करप्ट तरीन, जाहिल तरीन इंसान को मलिक रियाज बना के पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी नहीं बनाती भारतीय फौज। भारत की फौज को मैं सलाम करता हूं सिर्फ एक बात पे, कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऑर्डर्स को फॉलो करती है। हमारी आर्मी तो बेगैरत है। हमारी आर्मी को हम सपोर्ट करेंगे जिसने हमारे अपने भाइयों को मारा है। बांग्लादेश का जेनोसाइड आपको याद होगा, या इसको आप डिनाई करेंगी क्या? वहां पे बंगाली औरतों का जो बलात्कार हुआ है या जो रेप हुआ है, पाकिस्तानी नहीं थी? किस बुनियाद पर उनका रेप हुआ? जिस पे मर्जी आई रॉ का ठप्पा लगा दिया कि जी रॉ एजेंट है, उन पर ऑपरेशन करेंगे। साले तुम अमेरिकन एजेंट हो, सारी जिंदगी अमेरिका की गुलामी की है। जिसने उस को पकड़ाया था कर्नल इकबाल सईद, उसके घर की वीडियो कल रात वायरल हो रही है, जिसमें है वतन के सजीले जवानों गाना गा रही है। और ये जितने कर्नल सारे भागे हुए अमेरिका में अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हाथ में विस्की के गिलास पकड़े हुए हैं। ये फौज की हम इज्जत करें? ये बाजवे की, ये शरीफ की, ये राहिल शरीफ जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता रहा, 1 अरब 26 करोड़ रुपए की जमीन दी है इसको। क्या इसकी खिदमत है सिवाय लूटने के, सिवाय 7 स्टार फोर्सेस के? और दुनिया की पहली आर्मी है जिसका आर्मी चीफ रिटायर होता है, दूसरे दिन किसी और मुल्क की नौकरी करने चला जाता है। इतना स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती है। जिसका ISI चीफ पाशा शेखों के जूते चाट रहा है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्मी का चीफ शुरता बना हुआ है शेख मोहम्मद का। इस फौज की मैं इज्जत करूं? अरे लानत भेजता हूं मैं इस फौज पे। पाकिस्तान मेरा जिंदाबाद है, पाक फौज मेरे लिए मुर्दाबाद है। लेकिन सर अगर पाक फौज ना होती तो आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान होती तो पाकिस्तान एक जन्नत होता? पाक फौज के होने से कुछ नहीं हुआ। हमने 55% पाकिस्तान इसी पाक फौज के होते हुए खो दिया। हमने, पाक फौज ने हमारे लिए क्या किया है? पाक फौज ने अफगान वार के जरिए ड्रग्स और हथियारों का अंबार लगा दिया कराची में और पाकिस्तान में। इस फौज की कोई एक खिदमत तो बताएं। या इन्होंने जाके आपका POK आजाद करा दिया है, या इन्होंने कई जन्नत शहद की नहरें भी चला दी हैं। अरे पानी तक कराची का ये सप्लाई करते हैं। ये बेगैरत करबला वाले यजीद से बड़े काफिर हैं साले। आप किस तरह से देखते हैं जो अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है, उस पे आज
जो राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक्चुअली सरेंडर मोदी लिखा है ट्विटर पे, आप चेक कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की कोई बात है, वाकई में ये सरेंडर करने लगेंगे? शुरू में तो ये मान भी नहीं रहे थे कि इनके कोई किसी किस्म की कोई शहादत हुई है, कोई फौजी इनका इस तरह से पकड़ा गया या कुछ हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो फिगर जो है वो एक फिगर सामने आ गई है। और टेंशन अगर होती है, मैं तो चाहती हूँ कि ना हो टेंशन, ना चाइना में हो और ना भारत में हो, इसलिए कि अगर इन दोनों की होती है तो पाकिस्तान बच नहीं सकता, ना अलग रह सकता है। आपको पता है कि चाइनीज जो है उनके साथ हमारे किस तरह के टर्म्स हैं और किस तरह का बिजनेस है या जो कुछ भी है। तो उसके लिए पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली जो है वो चाइना के साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि कुछ टेंशन इनकी डिफ्यूज हो सकती है, कोई तरीका है या ये बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखें, पहली बात तो ये कह रहे हैं, इंडिया की आज की सिचुएशन ये है कि जितना हिस्सा इंडिया का है वो टोटल इंडिया के कंट्रोल में, नंबर 1। 1 इंच भी चाइनीज के कब्जे में नहीं है। हाँ, चाइनीज के कब्जे में इंडिया के वो इलाके हैं जो राहुल गांधी के ग्रेट ग्रैंडफादर नेहरू ने दिए थे 62 की वॉर में जो हारे थे। तो सरेंडर सिंह इज कांग्रेस, सरेंडर सिंह इज नेहरू एंड द क्लैन, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने हमेशा सरेंडर किया है, इन्होंने पाकिस्तान के आगे सरेंडर किया है। आपके 26/11 में पाकिस्तान के एक अनऑफिशियल लश्कर जाके बंबई में हमला कर देता है शरीफ लोगों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, उधर सरेंडर कर दिया। मनमोहन सिंह साहब ने कह दिया हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मोदी जी होते तो बताते। अब इस तरफ आते हैं, चाइना की तरफ। देखें, पहली बात तो ये है कि मोदी ने झूठ बोला, पहले नहीं बताया। क्या आज तक हिस्ट्री में आपने सुना है कि जंग के दौरान लीडर दुनिया को बता रहा है कि मेरे अगले स्टेप क्या है, मेरे इतने फौजी उन्होंने कब्जे किए हैं? बेवकूफी की बातें। तो राहुल की बातों का बुरा नाम मनाया करें। राहुल के साथ बड़े मसले हैं, राहुल के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं जिंदगी में। और मैं इसकी बातों का इसलिए बुरा नहीं मनाता कि मेंटली अनस्टेबल, 1 मिनट में आगे आ रहा हूं फिर आप पूछिएगा, अनस्टेबल पर्सन है ये। रहा सवाल कि चाइना इंडिया के दरमियान हुआ क्या था, वो ये था, वुहान के बाद चाइना को ये लगा कि वुहान को हमने कंट्रोल कर लिया है, बीजिंग तक भी नहीं जाने दिया, दुनिया का बाजा बच गया है। चाइना ने अपनी फैक्ट्रियां शुरू कर दी, मेडिकल इक्विपमेंट गए दुनिया में, कंज्यूमर ट्रस्ट खराब हुआ क्योंकि डिफेक्टिव माल, पाकिस्तान में अंडर गारमेंट्स वाले मास्क भेज दिए, और चूंकि चाइना मालिक ने भेजे थे तो फौज ने कहा पहनो, ठीक है, डिफेक्टिव माल भेजा, कंज्यूमर ट्रस्ट टूटा। चाइना वाज लुकिंग फॉर ए वॉर। चाइना, आपको याद होगा एक कंट्री होता था दुनिया में यूएसएसआर, वो यूएसएसआर में मेजर कंपोनेंट वाज रशिया, लेकिन इन्होंने ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कितनी जगहों पे कब्जा किया हुआ था, वो आर्टिफिशियल अलायंस टूटा। यही चाइना है। ये चाइना में उगर प्रोविंस जो है वो एक्चुअली ईस्ट तुर्किस्तान है, वाज पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ये कब्जे में है। तिब्बत 1949 तक हिस्टोरिकली हमेशा आजाद कंट्री रहा है। यूएन में चाइना की मेंबरशिप मुअत्तल हुई थी क्योंकि तिब्बत पे कब्जा किया था। हांगकांग को 97 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत ऑटोनॉमी हासिल थी, वहां चाइनी फौज ने कब्जा किया हुआ है। मकाओ को भी आजादी मिली थी, ऑटोनॉमी मिली थी। आज मकाओ जम हो चुका है चाइना में। अब चाइना कहता है लद्दाख भी मैं ले लूं। चाइना वाज लुकिंग फॉर ए वॉर टू डाइवर्ट द वर्ल्ड अटेंशन। एक तो उसकी अपनी जो प्रोडक्ट्स जमाए उसको रखने की जगह नहीं, दुनिया में अब खरीदार नहीं है चाइना का, चाइना के सामान के खरीदार नहीं, उनकी इकोनॉमी का बाजा बच गया है, उनका बेड़ा गर्क हो गया। घर घर में इंडस्ट्री है, वो सब बंद पड़ी है क्योंकि माल रखने की जगह नहीं है। तो चाइना ने इन्वेजन किया इंडिया के एरिया में। कहां पे? लद्दाख के पास एक दरिया है गलवान वादी में, उस दरिया के उस तरफ चाइना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इस तरफ इंडिया है। चाइना ने दरिया के किनारे तक पहाड़ में पूरे कंस्ट्रक्शन की हुई है, अपनी पॉकेट्स बनाई है, हाईवेज बनाए हैं, सप्लाई के रूट। इंडिया ने नहीं किया था आज तक। पूरा पहाड़ी इलाका है, कोई सड़क नहीं, कोई कुछ नहीं। नेहरू साहब ने 2-3 बार, राहुल गांधी के परदादा ने, परनाना ने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन चाइना ने पंगा लिया तो बुजदिली से वापस पीछे हट गए, वहां पे कुछ नहीं हो रहा था। ये नरेंद्र मोदी माजी के इसी कांग्रेस के ब्लंडर्स को करेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिकली। उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू की, वहां पे पुल बना उस दरिया के ऊपर, और कई
रोड वोड बनने लगे तो चाइनीसों ने उन वर्कर्स के, वो फौजी वर्कर्स जो थे, निहत्ते थे, क्योंकि चाइना इंडिया का पैक्ट है 1967 में कि फायरिंग नहीं होगी। तो इस वाकये में भी एक भी गोली नहीं चली, तो उनके ऊपर हमला किया। अचानक हमला हुआ, 20 इंडियन फौजी शहीद हुए, चाइना के 50 से ज्यादा मारे गए। इंडियनों ने भी फिर भरपूर जवाब दिया इस अचानक हमले का, भाग गए। ये नहीं बढ़ेगी आगे। चाइना इस वक्त किसी से जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, एक मोहल्ले की जो भाई नहीं होती, जो मासी होती है, जो सबके घर में जाकर लड़ाती है, सब कुछ करती है, एक हर मोहल्ले में एक पुरानी बूढ़ी होती है, वो पाकिस्तान है। वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया से हम तो लड़ नहीं सकते, हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम इंडिया से कुछ करें। जब भी लड़े हैं तो कभी सियाचिन दे दिया, कभी कारगिल दे दिया, कभी ईस्ट पाकिस्तान दे दिया, तो चाइना को उकसा रहे हैं। लेकिन होना वाना कुछ नहीं है, चाइना नहीं लड़ सकता इस वक्त, चाइना जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। सिवाय पाकिस्तान के किसने बयान दिया है कि मैं चाइना के साथ खड़ा हूँ? डोनाल्ड ट्रंप ने तस्वीर लगाई है, स्टैंड विद चाइना। व्लादिमीर पुतिन ने तस्वीर लगाई है, आई स्टैंड विद इंडिया। सबने, ट्रंप ने भी तस्वीर लगाई, आई स्टैंड विद इंडिया। यूरोपियन यूनियन ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि वी स्टैंड विद इंडिया। अरे कल इन वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूरोपियन यूनियन ने चाइना से ट्रेड एग्रीमेंट का बहुत बड़ा एग्रीमेंट जीता है, और चाइना को फाइन और बहुत जबरदस्त पनिशमेंट दी गई है। यूरोपियन यूनियन स्टैंड करती है इंडिया के साथ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अरब कंट्रीज आप देखिएगा स्टैंड करेंगे चाइना के साथ, क्योंकि अरब इस वक्त चाइना को नाराज नहीं कर रहे, इसलिए क्लियर कट कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो अरब इज स्टैंडिंग विद यूएसए एंड इंडिया। $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है शहजादा मोहम्मद की। पाकिस्तान इन्होंने सिवाय मदरसों को और कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं की, सिर्फ मस्जिदें मदरसे बना के दिए। एक प्रोजेक्ट नहीं है सऊदियों का यहाँ पे जो आवाम की बहबूद का हो। इंडिया में 500 बिलियन खाली शहजादा मोहम्मद की इन्वेस्टमेंट है, दुबई, अबू धाबी, इन सब की इन्वेस्टमेंट है। ये सब इंडिया के साथ खड़े हैं। एक ऑनेस्ट कदम उठाएं इंडिया के साथ हाथ बढ़ाने का। मैं गारंटी देता हूं हर बार इंडिया ने, आपने 1 कदम बढ़ाया 10 कदम बढ़ाए। बीजेपी के वाजपेयी साहब ने चल के लाहौर आए, नरेंद्र मोदी साहब चल के लाहौर आए। जब देखते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी लीडरशिप है जो चाहती है कि तब्दीली आए और इंडिया के साथ एक, देखिए इंडिया आपका बड़ा भाई है, उसको मान लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए। हम क्यों शर्माते हैं? जो आपसे 7 गुना बड़ा कंट्री है, जिसकी इकोनॉमी आपसे 15 गुना ज्यादा बड़ी है, जिसकी आर्मी आपसे डबल पावर रखती है, ये पाकिस्तान को भी पता है। ये सब चीजें हैं तो आप माने कि हाँ आपका बड़ा भाई है, एक बड़े भाई की इज्जत दें। फिर अगर वो छोटे भाई की इज्जत आपको ना दे, ये पाकिस्तानियों को समझना होगा कि चाइना आपको गुलामों की तरह ट्रीट करता है। सीपेक बनाता है तो मजदूर तक चाइना से आते हैं, मशीनरी तक चाइना से आती है, आपको लोकली इसका कोई फायदा नहीं होता। इंडिया ने राहत अली फतेह अली खान को हमेशा उसका जायज हक दिया, आतिफ असलम को दिया, आपकी सबा कमर लेके जाते रहे ये लोग। ये गुडविल गेस्चर्स थे, इन्होंने मौके दिए। लेकिन होता यह है कि फिर हम छुरा मारते हैं पीठ में। क्यों कर रहे हैं आप ये है मसला इस आर्मी का कि अगर इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे तो फिर आपको ये आर्मी की जरूरत कहां रहेगी।